हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर स्टडी 0.00 पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स के सेमेस्टर एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट नंबर थर्ड और फोर के क्वेश्चंस बताऊंगा भैया। यूनिट नंबर थर्ड और फोर के क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो लगभग दो लेक्चर में मैं आपको यूनिट नंबर थर्ड और फोर के क्वेश्चंस करा दूंगा। एक लेक्चर में मैं आपको यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चंस करा दूंगा। यानी कि थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स के टोटल 3 लेक्चर्स में आपको सभी मोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा। इस लेक्चर में आपको यूनिट नंबर थर्ड और फोर के क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं एक लेक्चर में भी करा सकता था थर्ड और फोर के, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है क्योंकि ये डेरिवेशन टाइप के हैं, जिससे फिर आप ज़्यादा लेंथी वीडियो को देख भी नहीं पाएंगे, अच्छे से नहीं देख पाएंगे, तो मैं आपको शॉर्ट में करा दूंगा। आपके केमिस्ट्री के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल का जो एग्जाम हुआ था वो अभी काफ़ी अच्छा हुआ था, सभी का वीडियो में से सभी क्वेश्चन आ गए थे भैया। हर यूनिट से क्वेश्चन आया था, हर यूनिट से आपको क्वेश्चंस मिला था, आप सभी का अच्छा हुआ होगा। और एक ऑर्गेनिक का पेपर आपका ऐसा हुआ था जिसमें सिर्फ वीडियो में से 4 नंबर का मैटर आया था, और इनऑर्गेनिक में भी भैया 10 नंबर का मैटर आ गया था। 10 नंबर का मिल गया था वीडियो में से, सिर्फ ऑर्गेनिक का ही पेपर आपका ऐसा गया था, जिसमें से आपको भैया एग्जाम पेपर ही ऐसा था। ये ध्यान रखना, आप एक वीडियो से किसी को जज मत कीजिए। आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर आया था उसमें क्वेश्चंस नहीं आ पाए, तो आप इतने सारे कमेंट कर देगी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, वीडियो से वो नहीं हो पा रहा, तो भैया एक आध पेपर ऐसा हो जाता है जिसमें से क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, और ऐसा हर बार हो जाता है। फर्स्ट सेम में भी आपने देख लिया होगा, मैकेनिक्स का ऐसा हुआ था। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में इंटीग्रल का भी ऐसा ही था, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन में धर दिए लेंथी क्वेश्चन। तो आपका एक आध एग्जाम ऐसा हो जाता है जिसमें क्वेश्चंस थोड़े नहीं आ पाते हैं, बल्कि आप विश्वास रखिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वीडियो में से फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा पेपर आया था भैया। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हो, तीनों लेक्चर अच्छे से देखे हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री का आपका सारे क्वेश्चंस आए थे भैया वीडियो में से। तो देखिए आप थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में देखिए आप अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, मैक्सवेल के उष्मागति संबंधों को उत्पन्न कीजिए। ये ध्यान रखना, बहुत से भाई ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता चलता क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुआ था ऐसा कॉपी के साथ। मैंने 10 नंबर का मैटर आया था वीडियो में से, उसमें लास्ट का क्वेश्चन था यूनिट नंबर 5 का। कॉपी को पता ही नहीं चल रहा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जबकि वो मैंने क्वेश्चन नोट्स में आपको डाला था टेलीग्राम चैनल पर। तो ये सब ध्यान रखना, क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मैक्सवेल के उष्मागति संबंधों को व्युत्पन्न कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सवेल के जो उष्मागति समीकरण है उनको व्युत्पन्न कीजिए। तो मैक्सवेल ने 4 समीकरण दी, जिनको क्या कहते हैं, मैक्सवेल संबंध कहते हैं। तो देखिए, इसको देखने से पहले आप देखिए, एस है जो फलन है किसका, एक्स व वाई का। किसका फलन है, एक्स व वाई का। माना एस किसका फलन है, एक्स व वाई का। किसका फलन है, एस एक्स व वाई का फलन है। यदि हम एस का किसके सापेक्ष अवकलन कर दें, आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष कर दें, वाई के सापेक्ष कर दें। किसके सापेक्ष कर दें, वाई के सापेक्ष कर दें, तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, नियत रह जाएगा। एक्स क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब यदि इस पूरे का किसके सापेक्ष कर दिया जाए, एक्स के सापेक्ष, डेल अपॉन डेल एक्स किसके सापेक्ष कर दिया जाए, एक्स के सापेक्ष कर दिया जाए, तो क्या रह जाएगा, वाई नियत रह जाएगा। क्या रह जाएगा, वाई नियत रह जाएगा। वाई क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, डेल एस अपॉन किसके सापेक्ष कर दिया जाए, अब एक्स के सापेक्ष कर दिया जाए। किसके सापेक्ष कर दिया जाए, एक्स के सापेक्ष, तो क्या रह जाएगा, वाई नियत रह जाएगा। क्या रह जाएगा, वाई नियत रह जाएगा। अब इस पूरी का क्या कर दें, फिर से डेल अपॉन डेल वाई, एक्स क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एस किसका फलन है, एक्स व वाई का। किसका फलन है, एस किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स व वाई पर निर्भर कर रहा है। अब देखिए आप मैक्सवेल समीकरणों को देखिए। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दी, जिनको ही मैक्सवेल संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सवेल संबंध कहते हैं। तो देखिए भैया, फर्स्ट देखिए मैक्सवेल का प्रथम समीकरण,
मैक्सवेल का प्रथम समीकरण देखिए। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण देखिए। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण देखिए। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार, किसके? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? डी क्यू बराबर डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। डी क्यू बराबर डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। अब यहां से देखिए, डी यू बराबर इस तरह लिख दिया जाए, डी क्यू माइनस में डी डब्ल्यू। डी यू यहाँ पर क्या है? आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, और डी क्यू क्या है यहाँ पर? हीट। और डी डब्ल्यू ये निकाय में क्या किया गया है? कार्य किया गया है। निकाय में क्या किया गया है भैया? कार्य किया गया है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार देखिए, डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। डी यू क्या है यहाँ पर? आंतरिक ऊर्जा, और डी क्यू क्या है? हीट यानी कि ऊष्मा। अब इसको यदि इस तरह लिख दिया जाए, डी यू बराबर डी क्यू माइनस, इसको इस तरह लिख सकते हैं पीडीवी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम से देखिए, जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, ds बराबर किसके इक्वल होता है? डी क्यू अपॉन टी। ये क्या है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। एंट्रोपी में परिवर्तन होता है डी क्यू अपॉन डी टी। क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसको समीकरण नंबर 1 से देखिए, डी यू बराबर में डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टी डी एस। क्या लिख सकते हैं? टी डी एस माइनस पी डी वी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है? देखिए, टी और पी यहां पर क्या भैया? नियतें। टी और पी यहां पर नियतें। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एस और वी पर निर्भर कर रहा है। किस पर? एंट्रोपी में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है? एंट्रोपी में परिवर्तन। और आयतन में परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है। किसमें? आयतन में परिवर्तन पर। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यू किसका फलन है? एस और बी का। किसका फलन है? एस और बी का फलन है। यू किसका फलन है? एस व बी का फलन है। अब यहां से देखिए, यदि यू किस पर निर्भर कर रहा है? एस और वी पर, यानी कि एंट्रोपी और आयतन पर। यू का एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर जब क्या हो? बी नियत हो। बी क्या हो भैया? नियत हो। बी क्या हो? नियत हो। यू का आंतरिक ऊर्जा का एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बी क्या होगा? नियत होगा। तो यहां से देखिए, डेल यू अपॉन किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम? एक्स, एस के सापेक्ष। डेल एस क्या नियत है? बी नियत है। क्या नियत है? एस के सापेक्ष करेंगे तो बी को नियत रखेंगे। तो देखिए, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, टी एस का एस के सापेक्ष क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और टी क्या यहाँ पर? नियत है। टी क्या यहाँ पर? नियत है। अब एस के सापेक्ष हमने बी को नियत रखा है, तो नियत का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो माइनस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए, यू का किसके सापेक्ष? यू का बी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष अवकलन करने पर आंशिक अवकलन। कैसा करना भी? आंशिक अवकलन। जब क्या हो? एस क्या हो? यहां पर नियत हो। नियत हो क्या? एस नियत हो। एस क्या हो? नियत हो। तो डेल यू अपॉन डेल वी। एस क्या करना है आपको? नियत करना है। अब देखिए, एस नियत है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, क्योंकि
बी का बी के सापेक्ष क्या होगा, 1 होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब देखिए u किस पर निर्भर कर रहा है, u किसका फलन है, s और v का। अब यदि इसका हम यथार्थपूर्ण अवकलन कर दिए जाए, देखिए डेल u अपॉन में डेल एस किसके सापेक्ष करें, मैंने स्टार्टिंग में बताया था u किस पर निर्भर कर रहा है, s और v पर, तो इसका s के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो v क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा, क्या रह जाएगा, v क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। अब v के सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष करेंगे तो s नियत रह जाएगा, s क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, ये देखिए डेल u अपॉन में डेल v, v के सापेक्ष करेंगे तो s नियत रह जाएगा। अब इस पूरे का करेंगे किसके सापेक्ष, डेल अपॉन डेल s, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, v नियत रह जाएगा। ये किसके इक्वल होता है। अब देखिए यहां से इसका मान रखिए डेल u अपॉन डेल s, इक्वेशन नंबर 3 से देखिए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, तो डेल टी अपॉन में डेल वी एस इक्वल डेल यू अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल वी इक्वेशन नंबर 4 से देखिए माइनस डेल पी अपॉन में डेल एस बी बी। और ये क्या होता है, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है भैया। ये क्या होता है, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। क्या है, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण का उत्पन्न है, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए उष्मागति के आधार पर, इन 4 संबंधों को ही क्या कहते हैं, मैक्सवेल का उष्मागति के आधार पर संबंधों का व्युत्पन्न करना है। तो देखिए मैक्सवेल का प्रथम समीकरण यह है उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। देखिए उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। इसको इस तरह लिख सकते हैं, पक्षांतरण कर दिया जाए तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी यू क्या है यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा है, डी क्यू क्या है हीट यानी कि ऊर्जा। यहाँ पर निकाय में डी डब्ल्यू क्या है, कार्य किया जा रहा है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, पीडीवी इस तरह से। और उष्मागतिकी के सेकंड नियम से देखिए एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन होता है डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन टी। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो डी यू बराबर टी डी एस माइनस पीडीवी। अब यहां से देखिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एंट्रोपी में परिवर्तन और किस पर निर्भर कर रहा है, आयतन में परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है, यानी कि u किसका फलन है, s और v का। अब इसका u का s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या रह जाएगा, v नियत रह जाएगा। और u का v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो s क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। हम अब इस इक्वेशंस का u किस पर निर्भर कर रहा है, s व v पर निर्भर कर रहा है ना, तो इसका अवकलन करेंगे पहले s के सापेक्ष तो b नियत रह जाएगा, फिर b के सापेक्ष तो s नियत रह जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अब आप समीकरण नंबर 3 और 4 से मान रख सकते हैं, ये क्या होता है, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण होता है। अब देखिए मैक्सवेल का सेकंड नियम क्या होता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यूनिट नंबर 4 से। मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। तो इसके लिए आपको हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, वोल्टेज हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा का सूत्र याद रखना होगा, मुक्त ऊर्जा फलन से। ये क्वेश्चंस भी ड्राइव कराऊंगा भैया आपको अच्छे से। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन क्या होता है, तो इसका सूत्र देखिए, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा का सूत्र होता है F बराबर U माइनस टी एस, F बराबर U माइनस टी एस। F क्या है यहाँ पर, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा है F बराबर U माइनस टी एस। S क्या है आंतरिक ऊर्जा और टी एस
एंट्रोपी में परिवर्तन। देखिए अब इसमें परिवर्तन निकालिए। अब यदि हम इसमें परिवर्तन किस प्रकार निकालें, यानी कि अवकलन कर दें की बात है, तो डी यू माइनस, अब देखिए टी को नियत रख दिया जाए तो ds, अब s को नियत रखेंगे तो dt, s को नियत रखेंगे तो dt। अब देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, dq बराबर du प्लस में pdv। ये ऊष्मागतिकी का क्या होता है, प्रथम नियम होता है। और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है, एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, ds बराबर dq अपॉन dt, dq अपॉन t। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, TDS बराबर du प्लस में PDV। अब देखिए यहां से आप पक्षांतरण कीजिए, इधर की साइड माइनस PDV बराबर du माइनस TDS, माइनस TDS, माइनस PDV बराबर du माइनस TDS। अब देखिए DF बराबर du माइनस TDS, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस PDV माइनस SDT, माइनस SDT। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए F यानी कि हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है, वो देखिए आयतन पर निर्भर कर रहा है, यानी कि V पर निर्भर करता है और T पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर P और S क्या है, P और S क्या है, नियतें। तो इसको लिख सकते हैं F किसका फलन है, F किसका फलन है, V और T का, किसका फलन है, B और T का फलन है, किसका फलन है, B और T का फलन है। अब देखिए यदि F का V के सापेक्ष क्या कर दिया जाए, F का V के सापेक्ष, किसके सापेक्ष भैया, V के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, V के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, V के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या रह जाएगा, T को हम नियत रख देंगे, T बराबर क्या है, नियत, T बराबर नियत मानने पर किसके सापेक्ष करेंगे, V के सापेक्ष करेंगे तो T क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। अब देखिए डेल F अपॉन में डेल V, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, V के सापेक्ष, तो T क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। माइनस P क्या आ जाएगा, माइनस P आ जाएगा, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, V के सापेक्ष 1 होता है। T यहाँ पर नियत है, नियत का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब देखिए यदि F का किसके सापेक्ष, T के सापेक्ष करें, T के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो आप B को क्या मान लीजिए, V को आप नियत मान लीजिए, V को आप नियत मान लीजिए। B को नियत मानेंगे तो डेल F अपॉन में डेल T, B यहाँ पर नियत है तो क्या आ जाएगा, B नियत है 0, T का T के सापेक्ष 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस S आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब देखिए ये हर समीकरण में होगा, इसका आपको क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। डेल एफ अपॉन किसके सापेक्ष कीजिए, v के सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष करेंगे तो t क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। अब इस पूरे का कीजिए हम किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो v नियत रह जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, देखिए डेल एफ किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो v नियत रह जाएगा, और इस किसके सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष, तो t नियत रह जाएगा। अब इस समीकरण में रखिए डेल एफ अपॉन डेल वी की जगह हम क्या रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से देखिए माइनस डेल पी अपॉन में डेल टी वी इक्वल होता है माइनस डेल एस अपॉन में डेल वी टी। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डेल पी अपॉन में डेल टी वी इक्वल होता है डेल एस अपॉन में डेल वी टी। और यही क्या है, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। क्या है भैया, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है।
फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब देखिए मैक्सवेल का तृतीय समीकरण क्या कहता है। मैक्सवेल का तृतीय समीकरण क्या कहता है। इजी है भैया, सिर्फ आपको क्या करना है, अवकलन करना है। अगर आपके फर्स्ट समझ में आ गया तो बाकी सेकंड थर्ड आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आपको सूत्र याद रखने हैं। स्टार्टिंग में आपको सूत्र याद रखना है कि कौन से समीकरण में कौन सा सूत्र यूज हो रहा है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आपको अवकलन करना है। देखिए मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण क्या पूछ रहा है आपसे। मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, इसमें देखिए आपको याद रखना है H बराबर, ये सूत्र में ले जाएगा, H बराबर यू प्लस में पी वी। H बराबर यू प्लस में पी वी, H बराबर यू प्लस में पी वी। अब देखिए इसमें यदि आप परिवर्तन निकाले यानी कि अवकलन कर दें, एक ही बात है, डेल एच बराबर डे यू प्लस में पी को कांस्टेंट रखिए, डी वी प्लस में बी को रखेंगे तो डीपी, डीपी। अब यहां से देखिए वही उष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू बराबर होता है डी यू प्लस में पी डी वी। ये क्या होता है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है, एंट्रोपी में परिवर्तन डी क्यू अपॉन टी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, टी डी एस बराबर लिख सकते हैं डी यू प्लस में पी डी वी, पीडीवी। अब यहां से देखिए डी यू प्लस पीडीवी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टीडीएस यानी डी बराबर टीडीएस प्लस में वी। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए उष्मा में परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है, टी और बी यहाँ पर क्या है, नियत है। एस और पी पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, एस और पी पर निर्भर कर रहा है। तो एच किसका फलन है, एस और पी का किसका फलन है, एस और पी का फलन है, एस और पी का फलन है। अब वही सेम कार्य जो हर समीकरण में करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में किया था। इसका सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पी नियत रह जाएगा। देखिए एस के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष कर रहे हैं, तो टी आ जाएगा। एस का एस के सापेक्ष 1 हो जाएगा, पी के सापेक्ष, पी क्या है यहाँ पर नियत, तो 0 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब यदि एच का पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, पी के सापेक्ष आप वो लाइन लिख देना भैया, एच का पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें जब एच क्या हो, नियत हो, तो डेल एच अपॉन में डेल पी नियत क्या है, एस बराबर। अब देखिए क्या यहाँ पर पी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो एस क्या है, नियत 0 हो जाएगा, पी के सापेक्ष 1 क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, सॉरी सेकंड और थर्ड, बी रह जाएगा। अब वही आपको इसका क्या करना है, अवकलन करना है, डेल एच अपॉन में डेल एस, तो पी नियत रह जाएगा, पी रह क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। अब किसके सापेक्ष करेंगे, पी के सापेक्ष करेंगे तो एस नियत रह जाएगा, इक्वल डेल एच अपॉन में डेल पी के सापेक्ष करेंगे तो एस नियत रह जाएगा, और पूरे का करेंगे तो डेल एस अपॉन में पी नियत रह जाएगा। क्या रह जाएगा, पी नियत रह जाएगा, क्या रह जाएगा, पी नियत रह जाएगा, पी नियत रह जाएगा। अब इस समीकरण में मान रखिए, समीकरण नंबर 2 से देखिए, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल टी अपॉन में डेल पी एस इक्वल देखिए डेल एच अपॉन डेल पी, एस इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, वी, यानी कि डेल वी अपॉन में डेल एस पी। ये क्या होता है, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। ये क्या है भैया, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। अब देखिए मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण, मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण देखिए, काफी जी है भैया, आपको कुछ
हार्ड नहीं है, अच्छे से समझ आना चाहिए आपके। वीडियो को आप अच्छे से देखना और ये ध्यान रखना भैया, क्वेश्चंस को अच्छे से देखा करो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण देखिए, इसके लिए आपको इस सूत्र याद रखना होगा कि G बराबर H माइनस टी एस, H माइनस टी एस, जी बराबर H माइनस टी एस। सिर्फ आपको ये करना है कि इन समीकरण में स्टार्टिंग में सूत्र याद रखना है कि कौन सा सूत्र यूज में लिया जा रहा है, G बराबर H माइनस टी एस। अब यहाँ से देखिए H आपने अभी इससे थर्ड में पढ़ा था, U प्लस में PV, U प्लस में PV, तो G बराबर U प्लस में PV माइनस टी एस। अब इसका आप परिवर्तन निकालिए, इसमें क्या निकालिए, परिवर्तन निकालिए, तो dg बराबर du प्लस में p को नियत रख दीजिए, dv प्लस में b को नियत रख दीजिए, dp माइनस t को नियत रख दीजिए, माइनस s को नियत रख दीजिए, s को नियत रख दीजिए। अब देखिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, dq बराबर du प्लस में pdv, dq बराबर du प्लस में pdv, और यहाँ से एंट्रोपी में परिवर्तन होता है dq अपॉन t, यानी कि ds की TDS बराबर लिख सकते हैं du प्लस में pdv। तो आप देखिए ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, G बराबर TDS प्लस में VDP माइनस TDS माइनस SDT। TDS से TDS क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो G बराबर, जी क्या होता है यहाँ पर, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है भैया। एच क्या है, उष्मा में परिवर्तन, उष्मा में क्या है, परिवर्तन, तो देखिए जी क्या है यहाँ पर, गिब्स मुक्त ऊर्जा, एच हेल्म वोल्टेज, एच क्या है भैया, हेल्म वोल्टेज मुक्त ऊर्जा है भैया, और जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, बी डी पी माइनस एस डी टी, एस डी टी, एस डी टी, हेल्म वोल्टेज मुक्त ऊर्जा तय थी भैया, बी डी पी माइनस एस डी टी। जी क्या है यहाँ पर, गिब्स मुक्त ऊर्जा, एच क्या है उष्मा में परिवर्तन, एस क्या है एंट्रोपी, एंट्रोपी। अब देखिए इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, हेल्म वोल्टेज मुक्त ऊर्जा को एफ से प्रदर्शित करते हैं, इससे क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखी होगी आपने। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान किस पर निर्भर कर रहा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, बी और एस यहाँ पर क्या है, नियत है, तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, पी और टी पर, किस पर निर्भर कर रहा है, पी और टी पर, तो यानी कि ये किसका फलन है, पी और टी का फलन है भैया, किसका फलन है, पी और टी का फलन है, पी और टी का फलन है। अब देखिए जी का पी के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन कर दें और जब क्या हो, टी क्या हो, नियत हो, क्या कर दें, जी का पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जब टी क्या हो, नियत हो, तो डेल जी अपॉन में डेल पी क्या हो, टी नियत हो। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पी क्या है, पी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, पी के सापेक्ष, तो बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो पी का 1 हो जाएगा, और टी क्या है, नियत है, नियत का 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब देखिए जी का टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें जब पी क्या हो, नियत हो, तो डेल जी, डेल जी अपॉन डेल टी, पी क्या हो, नियत, तो इक्वल आ जाएगा पी नियत 0, टी के सापेक्ष में, यानी कि माइनस एस, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। अब वही इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है, आंशिक अवकलन करना है, डेल जी किसके सापेक्ष करें, पी के सापेक्ष, तो टी क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा, अब पूरे का किसके सापेक्ष कर दें, टी के सापेक्ष कर दें, तो पी क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा, किसके इक्वल होता है, डेल जी अपॉन में
डेल टी, तब क्या रह जाएगा पी डेल अपॉन में डेल पी टी टी। अब देखिए इससे आप मान रखिए समीकरण नंबर 2 और 3 से डेल बी अपॉन में डेल टी पी किसके इक्वल होता है माइनस माइनस डेल एस अपॉन डेल पी टी। और यही क्या है मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है भैया। ये क्या है मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण होगा, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। इन चारों समीकरणों को ही क्या कहते हैं मैक्सवेल का संबंध कहते हैं ऊष्मागतिकी के आधार पर। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंधों को व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको चारों संबंध व्युत्पन्न करने भैया, मैक्सवेल के चारों समीकरण बताने भैया। अगर आपसे पूछे कि मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंधों को व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको चारों समीकरणों को व्युत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा वाले स्रोत के संपर्क में निश्चित आयतन वाले निकाय के लिए साम्यावस्था संबंध को सत्यापित कीजिए। यह आपसे पूछ ले हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा क्या है उसको समझाइए। एक ही बात है भैया, क्वेश्चन आपसे किस तरह पूछे ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछ ले, या पूछ ले आपसे हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा को समझाइए, या पूछ ले आपसे निश्चित आयतन वाले निकाय के लिए हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा को समझाइए। इस तरह से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है। देखिए सॉल्यूशन देखिए, माना ए क्या है निकाय है, माना ए एक निकाय है जो ऊष्मा भंडार के संपर्क में है, यानी कि जो ऊष्मा भंडार संपर्क वाले निकाय, ए एक निकाय है जो ऊष्मा भंडार संपर्क वाले निकाय ए डैश के संपर्क में है, ए डैश के संपर्क में। तो आप देखिए इसकी एनर्जी ई बार है, मान लेते हैं इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन एस, और आयतन क्या है बी है। आयतन क्या है बी है। तो आपको लिखना है माना निकाय, माना एक निकाय ए है, एक निकाय ए है जिसकी ऊर्जा ई बार एंट्रोपी क्या है एस, और आयतन क्या है, आयतन क्या है बी है, आयतन बी है। माना एक निकाय ए है जिसकी एनर्जी ई बार है, एंट्रोपी एस है, और आयतन क्या है बी है। जो उस दूसरे निकाय उष्मा भंडार, यानी कि इसको उष्मा भंडार बोलते हैं, उष्मा भंडार ए निकाय के संपर्क में है जिसकी एनर्जी है ई बार डैश, आयतन है वी डैश, एंट्रोपी में परिवर्तन एस डैश, और इसमें टेम्परेचर है टी डैश। मान लेते हैं टी टेम्परेचर टी डैश। आपको क्या लिखना है, अब लिखना है कि दूसरा निकाय, एक लाइन लिखनी है, दूसरा निकाय यानी कि उष्मा भंडार के जो एक निकाय के संपर्क में है उसकी एनर्जी ई बार डैश है, आयतन बी है, टेम्परेचर टी डैश। देखिए टी डैश है। अब इस तरह से आपको यहाँ लाइन लिखनी है भैया, एक इस तरह से आपको एक लाइन लिखनी है, जब निकाय, जब निकाय ए व ए डैश, जब निकाय ए व ए डैश अन्योन क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, तो एक संयुक्त निकाय, तो संयुक्त निकाय, तो संयुक्त निकाय ए
स्टार बनता है, एक संयुक्त निकाय ए स्टार बनता है। तो एक संयुक्त निकाय ए स्टार बनता है जब ए ए डैश अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो एक संयुक्त निकाय ए स्टार बनता है। कुल एनर्जी निकालिए आपसे, कुल एनर्जी को आप किससे व्यक्त कर दीजिए, ए स्टार किसके इक्वल होती है, ई बार प्लस में ई बार डैश के, ई बार डैश के किसके इक्वल होती है, ई बार प्लस में ई डैश के इक्वल के। अब यहाँ से कुल एनर्जी को आप जीरो मान सकते हैं, कुल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं, तो एनर्जी में परिवर्तन डेल्टा ई बार माइनस हो जाएगा बार के इक्वल। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए समझने लायक बात है कि जो एक निकाय ए है, जो निकाय ए है ना, वो किसके संपर्क में, ऊष्मा भंडार के संपर्क में, ऊष्मा भंडार संपर्क वाले निकाय ए डैश के संपर्क में, ए डैश के संपर्क में, तो टी डैश पर, टी टेम्परेचर पर क्यों ऊष्मा अवशोषित करेगा, क्यों ऊष्मा अवशोषित करेगा, क्या करेगा, क्यों ऊष्मा अवशोषित करेगा, ए डैश निकाय क्या करेगा, क्यों ऊष्मा अवशोषित करेगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता, क्योंकि ए से ऊष्मा इसमें जाएगी, हीट का इसमें आपस में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ए से ए निकाय में, ए निकाय से ए डैश में, और ए डैश से ए निकाय में। यदि ए डैश से ए ऊष्मा भंडार से ए में जाती है हीट एनर्जी, जब टेम्परेचर ताप, तो आपको एक लाइन लिखनी है, निकाय ए ऊष्मा भंडार ए डैश के संपर्क में है, जब टी ताप पर, टी डैश ताप पर क्यों ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या होती है, टी ताप पर, टी डैश ताप पर क्यों ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऊष्मा भंडार, ऊष्मा भंडार के संपर्क में ए निकाय, ए निकाय टी डैश ताप पर माइनस क्यों ऊष्मा अवशोषित करेगा, क्योंकि माइनस क्यों करेगा भैया, ऊष्मा इसमें से क्या निकल रही है, ए में से निकल रही है, और किस में जा रही है, ए डैश में से निकल के ए में जा रही है, तो हम क्या लेंगे, माइनस क्यू डैश लेंगे, और उसमें इसमें से निकल नहीं रही होती तो खाली क्यू डैश ले लेते। तो देखिए ए की एंट्रोपी में परिवर्तन, इस तरह से आपको थोड़ी लिखनी है भैया, ए की एंट्रोपी में परिवर्तन देखिए, डेल्टा एस बराबर माइनस क्यू डैश अपॉन में टी डैश, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम अनुसार देखिए, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू बराबर, डेल्टा क्यू बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हीट यानी कि एनर्जी डेल्टा ई बार, डेल्टा ई बार लिख सकते हैं, प्लस में जीरो आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखिए अब समीकरण नंबर 2 में मान रखिए, डेल्टा एस बराबर माइनस डेल्टा ई बार की जगह टी डैश, टी डैश, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, क्योंकि हम ए निकाय के लिए निकाल रहे हैं भैया, ए निकाय के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, ए निकाय के लिए। अब देखिए ए की एंट्रोपी में परिवर्तन, ए डैश की एंट्रोपी में परिवर्तन। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं यहीं से देखिए, कुल एंट्रोपी में परिवर्तन, कुल एंट्रोपी में परिवर्तन देखिए, कुल परिवर्तन देखिए वो होता है डेल्टा स्टार बराबर डेल्टा एस प्लस में डेल्टा डैश, डेल्टा डैश के इक्वल होता है। अब इस समीकरण में आप मान रखिए डेल्टा एस स्टार बराबर डेल्टा एस प्लस में डेल्टा डैश का मान आप रखिए समीकरण नंबर 3 से, माइनस डेल्टा
ई बार डैश नहीं आएगा गुरु, डेल्टा ई बार अपॉन में टी डैश, अपॉन में टी डैश, अपॉन में क्या आ जाएगा, टी डैश आ जाएगा, टी डैश आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। डेल्टा एस का स्क्वायर बराबर में से आप टी डैश एलसीएम ले लेंगे, तो टी डैश डेल्टा एस माइनस में डेल्टा ई बार, डेल्टा ई बार ये ध्यान रखना है किससे ग्रेटर देन होती है, जीरो से बड़ी होती है, जीरो से ये मान क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो डेल्टा एस स्टार, इसमें से यदि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जाए तो डेल्टा ई का बार माइनस, इसको इस तरह लिख दीजिए, डेल्टा टी डैश अपॉन में टी डैश ग्रेटर देन इसके इक्वल होगा जीरो के। हमने इस ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से इसमें से डेल्टा कॉमन आ जाएगा, डेल्टा डैश बराबर माइनस डेल्टा ई ई बार माइनस टी डैश एस अपॉन में टी डैश, अपॉन में क्या जाएगा, टी डैश अपॉन में क्या जाएगा, टी डैश। अब यहाँ से देखिए ये किसके इक्वल होता है भैया, एंट्रोपी, ये किसका होता है, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा होती है भैया। ये क्या होता है, ई बार माइनस टी डैश। ये मैंने उसमें द्वितीय समीकरण में बताया था आपको। द्वितीय समीकरण में ये सूत्र काम में लेते हैं, एफ बराबर ई बार माइनस टी डैश, ई की जगह यू आंतरिक ऊर्जा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, ये हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा होती है, तो डेल्टा एस स्टार बराबर में माइनस डेल्टा एफ अपॉन में टी डैश ग्रेटर देन जीरो, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो इसको इस तरह लिख दिया जाए, यदि माइनस चिन्ह हटाएंगे तो ग्रेटर देन में जीरो, ग्रेटर देन में जीरो, टी जीरो के इक्वल जाएगा, तो डेल्टा एफ ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा एफ लेस देन होगा और इक्वल किसके, जीरो के। ये क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा संबंध। आपसे पूछे कि हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा को समझाइए, या आपसे मैंने निश्चित आयतन पर पूछे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। माना ए एक निकाय है जिसका आयतन बी है, एनर्जी ई बार है और एंट्रोपी क्या है, एस है, जो उष्मा भंडार के संपर्क में है, ए डैश के संपर्क में है, जिसका आयतन बी डैश और एनर्जी ई बार डैश और टेम्परेचर टी डैश है। जब ए व ए डैश निकाय अन्योन क्रिया करते हैं तो एक संयुक्त निकाय ए स्टार बनता है, क्या बनता है, ए स्टार बनता है। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे, कुल एनर्जी को जीरो मान लेंगे, तो एनर्जी इस निकाय की इसके क्या आ जाएगी, इक्वल में आ जाएगी, ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखिए, ये जो निकाय उष्मा भंडार के संपर्क में, किसके संपर्क में, उष्मा भंडार के संपर्क में है, तो टी डैश ताप पर क्यों उष्मा अवशोषित करेगा, कौन सी उष्मा अवशोषित करेगा, क्यों उष्मा अवशोषित करेगा। अब ए डैश से उष्मा इसमें निकल रही है, तब तक रहेगी जब तक इसका टेम्परेचर दोनों का क्या नहीं होगा, समान हो जाएगा, समान नहीं होगा, तब तक इसमें आपस में हीट का एक्सचेंज होता रहेगा, क्या रहेगा, हीट का एक्सचेंज होता रहेगा। तो इसकी टी डैश पर क्या एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस उष्मा क्या हो जाएगी, माइनस क्यू डैश हो जाएगी, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या रही है, निकल रही है ए डैश में से, तो माइनस क्यू ले लेंगे। इस तरह से आप एंट्रोपी में परिवर्तन निकाल लेंगे, ए डैश की एंट्रोपी में परिवर्तन निकालेंगे, एक की एंट्रोपी में परिवर्तन निकालेंगे तो आ जाएगा, और निकल कर इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बाकी सरल इक्वेशन है, लास्ट में जाकर आपको सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस यूनिट नंबर और थर्ड और फोर्थ के इससे नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा भैया, इसी में मैं करा देता, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती, वो भी डेरिवेशन टाइप के हैं, उसमें भी क्लासियस क्लोप्रोन समीकरण, उसके अनुप्रयोग, फिर इसी तरह से गिब्स मुक्त ऊर्जा का, और एक दाब पर, इस 5-7 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें से शायद मैं 3 लेक्चर में आपको थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगा, इनमें से आपको क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा, विश्वास रखना। इससे नेक्स्ट लेक्चर है वो तुरंत मैं आपको डाल दूंगा, इसके वीडियो के तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद, लेकिन आप इस लेक्चर को अवश्य देखिए जहाँ आप सेकंड लेक्चर को देखना।
आपके अच्छे से तीनों लेक्चर में सभी क्वेश्चंस को करा दूंगा। वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखना, आपके समझ आ जाना चाहिए भैया। इससे पहले क्वेश्चंस था मैक्सवेल संबंधों को समझाइए, उसमें आपको चारों समीकरण व्युत्पन्न करनी है। ये हेल्महोल्ट्ज़ मुक्तुरजाई, फिर इसके बाद यूनिट नंबर 3 और 4 के कुछ क्वेश्चन और हैं, वो मैं सेकंड लेक्चर में करा दूंगा, और एक लेक्चर में मैं आपको यूनिट नंबर 1 और 2 के क्वेश्चंस करा दूंगा। तो सभी भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू।